हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन के पोएट्री नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम हमारा कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे इसी पोयम को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले पोयम को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन के पोएट्री नंबर 3 को पढ़ेंगे। और पोएट्री नंबर 3 के नाम की बात की जाए तो पोएट्री नंबर 3 का जो नाम है, जो हमारा कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको हिंदी में कहा गया है अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। और अगर इस कविता के कवि की बात की जाए तो इस कविता के कवि कौन है, तो W.H. ऑडेन है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये पोयम है क्या, इस पोयम का मतलब क्या है और इस पोयम का समरी क्या है। क्योंकि आपको पता है, आपसे आपके एग्जाम में चाहे वो प्रोज सेक्शन का हो चाहे वो पोएट्री सेक्शन का हो, तो दोनों ही सेक्शन में से कोई एक समरी आपसे पूछा जाएगा। यानी 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उन 5 में से किसी एक के बारे में, किसी एक का समरी आपको लिखना होगा। और वो जो है टोटल 5 मार्क्स का होता है। तो इसी कारण से हमारे लिए हर एक प्रोज, हर एक पोएट्री बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी कारण से आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक देखिएगा। अब आप कहोगे कि हम इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक क्यों देखेंगे, तो आपको इसी वीडियो में बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये पोयम है क्या, इसका मतलब समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि आखिरकार इस पोयम का समरी क्या है, समरी का क्या मतलब है, ये भी हम लोग समझेंगे। साथ साथ इस पोयम में जितने भी, यानी इस पोयम के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसी कारण से आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पोयम नंबर 3 को, या फिर यूं कहा जाए कि पोएट्री नंबर 3 को, जिसका नाम कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको हिंदी में कहा गया है अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। अगर इस कविता के कवि की बात की जाए तो इस कविता के कवि कौन है, W.H. ऑडेन है। तो आइए थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब जानकारी कैसा, जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। तो W.H. ऑडेन जी का जन्म जो हुआ, यानी कि इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 21 फरवरी 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 29 सितंबर 1973 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक, ये थी छोटी मोटी जानकारी हमारे कवि के बारे में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे समरी को। लेकिन समरी को पढ़ने से पहले अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर आप पहले ही रख लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बोर्ड की हालात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। इसी कारण से अभी बोर्ड एकदम चकाचक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समरी को, यानी इस कविता के मतलब को समझते हैं, साथ साथ इस कविता के सारांश को भी समझते हैं। देखिए इसकी, यानी इस कविता का जो समरी है वो अलग अलग पैराग्राफ में बटा हुआ है। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे के सारे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कहता है पैराग्राफ नंबर 1, जिसमें लिखता क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटन बाय W.H. ऑडेन। आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो लिखा गया है किनके द्वारा, W.H. ऑडेन के द्वारा। ही वॉज अ फेमस पोएट हु बॉर्न ऑन 1907, यानी W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ, तो 1907 में हुआ और वो एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक, उसके बाद कहता है ही मूव्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू यूनाइटेड स्टेट्स इन द अर्ली 1939 टू लिव देयर परमानेंटली। अब यहाँ पर क्या कहता है कि W.H. ऑडेन जी जो हैं
वो 1939 के शुरुआती में ही इंग्लैंड को छोड़ दिए थे और हमेशा हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर कर बस गए थे। ठीक, यही था हमारा पैराग्राफ नंबर 1, जिसमें कवि के बारे में थोड़ा सा बातें बताई गई हैं। जिसमें क्या कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो लिखा गया है W.H. ऑर्डन जी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 1907 में 1907 में। वो एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। साथ साथ 1939 के शुरुआती में वो जो है इंग्लैंड को छोड़ दिए थे और हमेशा हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर कर बस गए थे। ठीक, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1। आई होप कि आपको पैराग्राफ नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की। देखिए क्या कहता है। इन दिस पोयम द पोएट टॉक्स अबाउट द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इस कविता में कवि जो है वो मानव जीवन के सच्चाई के बारे में बात करते हैं। यानी इस कविता में कवि के द्वारा मानव जीवन के सच्चाई को बताया गया है। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में भी पूछा जाए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आखिरकार कवि जो है वो किस बारे में बात करते हैं, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कवि जो है वो मानव जीवन के यानी मानव के जीवन के सच्चाई के बारे में बात करते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखता है। He says that life is full of sadness and disappointment, यानी उनका कहना होता है कि मनुष्य का जीवन जो है वो दुखों से और निराशाओं से भरा हुआ है। ठीक, आगे Everyone has goal, यानी कि हर एक के पास, जितने भी लोग हैं उनके पास उनके लिए यानी कि उनके जिंदगी में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है। आपके पास भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा तो मेरे पास भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि everyone has goal in his life, यानी कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों को अपने यानी उन सारे के सारे लोगों का या उन सारे के सारे लोगों के पास अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होगा जिनको उनको हासिल करना होगा। लेकिन बट ओनली फ्यू पीपल सक्सेड, लेकिन बस केवल कुछ ही लोग जो हैं जिनको सफलता मिलती है और बाकी के सारे लोगों की जो इच्छा है वो इच्छा का यानी इच्छा जो है वो इच्छा ही बनकर कर रह जाती है। यानी उनकी इच्छाएं जो है वो रखी ही रह जाती है, धरी ही रह जाती है। बेसिकली यहाँ पर कवि के द्वारा समझाया गया है, बताया गया है, जहाँ पर इस कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन की सच्चाई के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य का जीवन जो है वो दुखों से निराशाओं से भरा हुआ है, जहाँ पर इस धरती पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों का कुछ ना कुछ कोई ना कोई लक्ष्य होता ही होता है, जिनमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं, उनको अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है। बाकी के जो लोग होते हैं उनका लक्ष्य जो होता है, उनकी जो एम होती है, उनका जो इच्छा होता है, बस केवल इच्छा ही बनकर कर रह जाता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। यही कहता है हमारा पैराग्राफ नंबर 2। आइए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की, जहां पर क्या कहा गया है। द पोएट एक्सप्लेन्स दिस बाय यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री। इस बात को आप याद रखिएगा। इस कविता में कवि ने जो भी कुछ बताया या जो भी कुछ हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है वो एक उदाहरण देकर कर समझाने का प्रयास किया है। और वो उदाहरण किसका है? एक पेड़ का है। देखिए यहाँ पर लिखता है द पोएट एक्सप्लेन्स दिस बाय यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री, यानी इस कविता में कवि ने एक पेड़ का एग्जाम्पल देते हुए इन सारे के सारे चीजों को समझाया है, बताया है। देखिए आगे क्या लिखता है। ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ऑटम सीजन का मतलब हो गया वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का मतलब आपको पता है, जिस समय हमारे पास जितने जो यानी पेड़ होते हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद नए पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है। ड्यूरिंग द ऑटम सीजन द लीव्स फॉल वेरी क्विकली एंड द ट्री बिकम बेयर यानी नेक्ड। कहता क्या है कि वसंत ऋतु के दौरान पेड़ों से जो पत्ते हैं वो बहुत तेजी से गिरते हैं और पेड़ जो होते हैं वो नग्न यानी कि नेक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ों की सुंदरता किससे है? उनके पत्तियों से है। तो वसंत ऋतु के दौरान सारे के सारे पेड़ों से जो पत्ते हैं वो बहुत तेजी से गिरते हैं, जिस कारण से वो पेड़ जो है वो नग्न हो जाते हैं यानी कि नेक्ड हो जाते हैं। ठीक, आगे
ह्यूमन लाइफ इज द सेम, और उसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी है, यानी मनुष्य का जीवन भी जो है वो ट्री की तरह ही है। देखिए क्या लिखता है, एज वी गेट ओल्डर, यानी जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, वी लूज आर स्ट्रेंथ, हम लोग जो है वो हमारी शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक, एंड मूव क्लोजर टू डेथ, और हम लोग जो है वो मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं या पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बताया गया, पैराग्राफ नंबर 3 में हम लोगों को ये बताया गया कि कविता में कवि ने पेड़ का एक उदाहरण देते हुए इन सभी बातों को, जो भी बातें जो है वो कविता में बताई गई है वो कवि के द्वारा वो एक उदाहरण देकर कर बताई गई है। और वो उदाहरण किसका है, एक पेड़ का है, जहां पर कवि ने क्या बताया कि वसंत ऋतु के दौरान पेड़ों से पत्ते जो है वो गिर जाते हैं और बहुत तेजी से गिरते हैं, और पेड़ जो है वो नंगी यानी कि नेक्ड हो जाती है। और उसी तरीके से मनुष्य का लाइफ भी है, मनुष्य का लाइफ भी यानी मनुष्य का जीवन भी जो है वो उसी तरीके ट्री की तरह ही है। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, वी लूज आवर स्ट्रेंथ, हम लोग जो है अपनी शक्ति को खोते चले जाते हैं, हमारी शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है, और हम लोग जो है वो मौत की यानी मृत्यु के नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब पैराग्राफ नंबर 4 की। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है द पोएट ऑल्सो मेंशंस ट्रोल्स। अब देखिए, इस कविता में एक और पौधे का जिक्र किया गया है, और वो पौधे का नाम क्या है, ट्रोल्स नामक पौधा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में 1000% MCQ क्वेश्चन में ये पूछेगा ही पूछेगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कवि ने किस पौधे का जिक्र किया है। एक तो पेड़ का उदाहरण तो दिया ही दिया है, लेकिन एक और पौधे का जिक्र किया है, और वो पौधा कौन सा है, तो वो पौधा हमारा कौन सा है, ट्रोल्स नामक पौधा है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए क्या लिखता है, द पोएट ऑल्सो मेंशंस ट्रोल्स विच आर वीक एंड डिपेंड ऑन अदर्स टू सर्वाइव। अब यहाँ पर ट्रोल्स के बारे में कुछ बातें भी बताई गई है, जहां पर क्या कहता है कि इस कविता में कवि ने ट्रोल्स नामक पौधे का जिक्र किया है, जहां पर ट्रोल्स के बारे में बताया गया है कि ट्रोल्स नामक पौधा जो है वो बहुत कमजोर होता है, और जीने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए वो दूसरों पर, दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। ठीक है, आगे, When the leaves fall in autumn, जब वसंत ऋतु के दौरान जब दूसरे पौधों से यानी दूसरे पेड़ों से जब पत्ते जब गिर जाते हैं, तो ट्रोल्स नामक जो पौधा होता है वो मर जाता है। ठीक, मर जाता है। क्यों मरता है भाई, क्योंकि ट्रोल्स नामक पौधा जो है वो कमजोर है, और खुद को जीवित रखने के लिए वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, और वसंत ऋतु के दौरान सारे के सारे पेड़ों से जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसके कारण से इन ट्रोल्स नामक पौधों को भोजन नहीं मिलता होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाते होंगे, जिसकी वजह से ट्रोल्स नामक पौधा जो है वो मर जाता है। देखिए वही यहाँ पर लिखा है, When the leaves fall in autumn, these trolls dry because they have no protection, क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं मिलता है, जिसके कारण से ये ट्रोल्स नामक पौधा जो है वो मर जाता है। ठीक, सिमिलरली when death separates us from real life, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखता है कि when death separates us from real life, उसी तरीके से जब मौत यानी मृत्यु हमें जो है हमारे वास्तविक जीवन से अलग करती है। ठीक है, जब हम लोगों को मौत आ जाती है यानी कि मृत्यु आ जाती है, तो वो हमें हमारी वास्तविक जीवन से अलग कर देती है। देखिए वही यहाँ पर लिखता है कि सिमिलरली व्हेन डेथ सेपरेट्स अस फ्रॉम रियल लाइफ, आवर ऑल अर्थली डिजायर्स एंड ड्रीम्स फाइनली बिकम क्वाइट। तो वही यहाँ पर कहता है कि उसी तरीके से जब मौत जो है वो हम लोगों को आती है, या मृत्यु हमारे पास यानी हम लोगों के पास जब आती है, यानी मृत्यु जब हम लोगों को आती है, तो उस दौरान मृत्यु जो है वो हमें हमारी वास्तविक जीवन से हम लोगों को अलग कर देती है, और हमारे सारे के सारे सांसारिक इच्छाएं, सारे के सारे सपने शांत हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कवि के द्वारा बहुत बड़ी बात बताई गई है कि एक मनुष्य जो होता है वो पूरे लाइफ, पूरे जिंदगी कुछ ना कुछ इच्छा रखता है, अपने पास कुछ ना कुछ सपना रखता ही रखता है, लेकिन जैसे ही मौत आती है
उसको जो है उसके वास्तविक जीवन से अलग कर देती है, यानी कि उसका वास्तविक जीवन जो है वो अलग हो गया मौत के आने से, ठीक। जिससे उस व्यक्ति की जितनी भी सांसारिक इच्छाएं थी या होंगी, उस व्यक्ति के जितने भी सपने होंगे, सारे के सारे सपने जो है वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है इन द एंड द पोएट कन्वेज द डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। अंत में यहाँ पर यानी इस कविता के अंत में कवि ने एक संदेश दिया है, और वो संदेश क्या दिया है कि मृत्यु ही जो है वो हमारे जीवन की अंतिम सत्य है, ठीक है। यानी इस कविता में कवि ने अंत में एक संदेश दिया है, और वो संदेश क्या दिया है कि हमारे जीवन का जो अंतिम जो सत्य है वो क्या है, मृत्यु है। इसी कारण से देखिए यहाँ पर लिखता है इन द एंड द पोएट कन्वेज द डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। यानी अंत में कविता में कवि के द्वारा एक संदेश दिया गया है, और वो संदेश क्या है कि मृत्यु ही जो है वो हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। नो मैटर हाउ वी स्ट्रगल और व्हाट वी डिजायर एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल। हम चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, हम चाहे कितने भी चीजों को पाने की इच्छा रख ले, कितना भी सपना रख ले, अंत में सब कुछ ठहर जाता है, ठीक है। वही देखिए यहाँ पर लिखता है नो मैटर, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है हम अपने पूरे लाइफ में कितना भी स्ट्रगल किए हों, कितना भी संघर्ष किए हों, या कुछ भी चीजों के यानी कुछ भी पाने की इच्छा हमने रखी हो, अंत में सब कुछ क्या होता है, ठहर जाता है। लास्ट, व्हाइल लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी जब जो जीवन जो है वो दुखों से निराशाओं से भरा हुआ है, डेथ इज द फाइनल साइलेंस, तो मृत्यु ही जो है वो अंतिम शांति है, ठीक। जहां पर दैट एंड्स ऑल ह्यूमन फ्रस्ट्रेशंस, यानी मृत्यु आने के बाद मनुष्य की जितनी घबराहट होती है वो सारी की सारी घबराहट, सारी की सारी निराशाएं, सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी दुख खत्म हो जाती है, ठीक। तो यही था हमारा कविता, यही था हमारा कविता का मतलब, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कविता साथ साथ ये समरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर इसी पोयम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज कीजिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे होंगे तो आप उनका भी स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए। और मेक श्योर कि आप अपने कॉपी में इस वाले पोयम के समरी को भी लिखिएगा, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लिखिएगा, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी लिखिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट वाले क्लास पे, यानी नेक्स्ट वाले क्लास पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे हमारे पोएट्री नंबर 4 को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, आज का ये वाला पोयम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके यानी इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट वाले क्लास पे, पोएट्री नंबर 4 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।